तो शुरुआत करते हैं मिस हामारबी पार्ट 2 की। चा और रियोम अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है और वो उन्हें अपना आईडी कार्ड दिखा रही होती है। लेकिन चा और रियोम की मॉम कुछ भी रिएक्ट नहीं करती और जैसे ही वो टेलीविजन पे एक लड़के को पियानो प्ले करते हुए देखती हैं तो फिर वो मुस्कुराने लग जाती हैं। चा और रियोम की मॉम मेंटली इल होती हैं। थोड़ी देर बाद चा और रियोम वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाती है तो फिर वहाँ पर जितने भी उसकी ग्रैंड मदर के फ्रेंड्स होते हैं वो उसकी आईडी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। वहाँ पर जो लेडी होती है वो चा और रियोम से बोल रही होती है कि तुम्हारी मॉम को जब भी पता चला होगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हुई होंगी ना। चाओरियम हाँ कहती है और वो बोल रही होती है कि ये सब आपकी हेल्प की वजह से हुआ है। लेडीज मना करती हैं और बोल रही होती हैं कि हमने सिर्फ तुम्हें खाना खिलाया और ये सारी हेल्प तुम्हारी ग्रैंड मदर ने की है। फिर ग्रैंड मदर भी मना करती है और वो चाओरियम से कह रही होती है कि ये सब तुमने हार्ड वर्क से अचीव किया है, तो फिर तुम्हें किसी को भी इस चीज़ का क्रेडिट देने की कोई जरूरत नहीं है। अगली सुबह चा और रियम जल्दी ऑफिस पहुंच जाती है। फिर वहां पर बारियन आता है। चा और रियम बारियन से माफी मांगकर बोल रही होती है कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर रही थी। बारियन पूछ रहा होता है कि फिर तुम किस पे गुस्सा कर रही थी। चा और रियम कह रही होती है कि मैं इस कोड पे गुस्सा कर रही थी। बारियन मुस्कुराकर बोल रहा होता है कि तुम जज इसलिए बनी हो ताकि तुम इस प्लेस को चेंज कर सको, तो फिर तुम्हें उसके लिए गुड लक। ये कहकर वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद बो वांग बारियन से मिलने के लिए जा रहा होता है, तभी वो ऑफिस के बाहर रुक जाता है ली डोन को देखकर। फिर वो लीडोन के पास जाता है और उससे कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर असिस्टेंट क्लर्क होगी। ये कहकर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले लीडोन उसके बारे में सारा बायोडाटा बता देती है। बोवांग कुछ भी नहीं बोल पाता और वो ऑफिस में चला जाता है। जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचता है तो फिर वो चाओरियन को देखकर सरप्राइज हो जाता है। फिर वो बारियन से कह रहा होता है कि ये बिल्डिंग इतनी ग्रिम है लेकिन तुम्हारा ऑफिस बाहर से और अंदर से दोनों से काफी ब्राइट है। इस बार वो चारोन के पास जाता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। इंट्रोड्यूस करने के बाद वो दोनों बात करना स्टार्ट कर देते हैं। बो वांग ओरियम से पूछ रहा होता है कि मैंने सुना है तुम्हारी लड़ाई हुई है हान से सांग से और आज तुम्हारा फर्स्ट ट्रायल भी है, क्या तुम नर्वस फील कर रही हो। चाओरियम कह रही होती है कि हाँ मेरी फाइट हुई थी लेकिन वो फाइट मैं जीत गई हूँ और साथ ही में आज मेरा ट्रायल है तो फिर मैं काफ़ी नर्वस फील भी कर रही हूँ। ऐसे ही कुछ और देर तक बात करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उन दोनों के ऑफिस में चीफ जज हान से सांग आते हैं। फिर वो चारों के पास जाकर बोल रहे होते हैं कि आज तुम्हारा पहला ट्रायल है, इस वजह से रोब मैं तुम्हें पहनाऊंगा। रोब पहनाने के बाद हान से सांग कह रहा होता है कि तुम रोब पहनने के बाद कोई नॉर्मल सिटीजन नहीं रहती हो, बल्कि एक ऐसी पर्सन बन जाती हो जो कि जुडिशरी की ड्यूटीज को रिप्रेजेंट करता है। ये कहने के बाद वो तीनों कोर्ट में चले जाते हैं। कोर्ट का पहला ट्रायल स्टार्ट हो गया होता है तो फिर वो तीनों प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की बातों को सुनते हैं। इसके बाद वो अपना फैसला सुना देते हैं और तब तक लंच ब्रेक भी हो जाता है। लंच ब्रेक होने के बाद वो दोबारा कोर्ट में जाते हैं अपने दूसरे ट्रायल के लिए। इस बार दो लेडी कोर्ट में आई होती है तो फिर एक लेडी चीफ जज हान से सांग से कह रही होती है कि मैंने अपना डेब्ट पे कर दिया है, लेकिन दूसरी लेडी बोल रही होती है कि तुमने अपना डेब्ट पे नहीं किया है। फिर हान से सांग डिफेंडेंट यानी कि वो लेडी जो बोल रही होती है कि मैंने डेब्ट पे कर दिया है, उनसे पूछ रहे होते हैं कि अगर तुमने वाकई में डेब्ट को पे किया है तो फिर तुम्हें एक प्रोमिसरी नोट भी मिला होगा, लेकिन वो नोट अभी भी प्लेंटिफ के पास है। डिफेंडेंट बोल रही होती है मुझे लगा था कि अपना डेब्ट पे करना ही काफ़ी होगा, लेकिन ये लेडी कह रही है कि मैंने अपना इंटरेस्ट पे नहीं करा है। तभी प्लेंटिफ खड़ी हो जाती है और वो डिफेंडेंट से कह रही होती है कि तुमने सिर्फ 2 महीने का इंटरेस्ट पे करा है, तुम इस कोर्ट में कैसे झूठ बोल सकती हो। तभी हां से सांग प्लेंटिफ को डांट रहे होते और बोल रहे होते हैं कि तुम्हें शांति से बैठना चाहिए। डिफेंडेंट बोल रही होती है कि मैंने अपने चाइल्ड की वेडिंग के लिए लोन लिया था और मैंने उसे बड़ी मुश्किल से चुका पाया, और ये कहकर वो रोने लग जाती है। फिर चीफ जज हां से सांग कह रहे होते हैं कि तुम दोनों को प्रोनाउंसमेंट में आने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी डिसीजन लिया जाएगा तुम्हारे एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। ये सुनने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अगला केस आता है जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के अगेंस्ट में होता है। फिर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ दोनों आगे की ओर आते हैं। जैसी चा और यम डिफेंडेंट को देखती है तो फिर उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लग जाती है और डिफेंडेंट भी सेम ऐसा ही करता है। ये देखकर जितने भी लोग कोर्ट में होते हैं वो सारे चा और यम के बारे में बात कर रहे होते हैं। दोनों की बातें सुनने के बाद कोर्ट को एडजर्न कर दिया जाता है आज के लिए। इसके बाद वो तीनों अपने ऑफिस में जा रहे होते हैं, तभी हां से रुक जाता है और वो चा और यम से बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी रोब क्या सिग्निफाई करती है। चा और यम को कुछ भी समझ नहीं आता और वो अपने अपने कैबिन में चले जाते हैं। कैबिन में पहुंचने के बाद बार यम चा और यम से बोल रहा होता है कि तुमने कंस्ट्रक्शन कंपनी के लॉयर को हेलो बोला था ना। चा और यम हाँ कहते और बोल रही होती है कि वो मेरे प्रोफेसर थे इंस्टीट्यूट में और मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। बारयोंग कह रहा होता है कि तुम्हें पता है कि जितने भी लोग कोर्ट में आए थे वो सारे लोग उस कंपनी के खिलाफ फाइट कर रहे हैं, और जब तुमने लॉयर को हेलो बोला तो फिर उन सबको लगा कि तुम इनसे मिली पड़ी हो। ये कोई थिएटर नहीं है बल्कि हम एक कोर्ट में हैं। जब तुम इस रोब को पहन लेती हो तब तुम चारों नहीं रहती बल्कि एक जज बन जाती हो। तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है कि तुम अपनी पर्सनल फीलिंग्स को दिखा सको। चारों पूछ रही होती है जब मैं ये रोब पहन लूंगी क्या मुझे अपनी ह्यूमन फीलिंग्स को भूलना होगा। बारयम हाँ कहता है, वो बोल रहा होता है कि ये तुम्हारी वीकनेस है, इस वजह से तुम्हें इसे हटाना होगा। लेकिन चाओरियन मना कर देती है। वो बोल रही होती है कि मैं जज भी बनूंगी और एक ह्यूमन बीइंग भी। मैं कोई ऐसी जज नहीं बनना चाहती हूँ जो कि एक्सप्रेशन लेस हो। मेरे लिए जितने भी केस कोर्ट में आएंगे वो मेरे पर्सनल मैटर की तरह होंगे। फिर बारयम बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाओगी।
ये कहने के बाद वो दोनों अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो रात को अपने डिपार्टमेंट के टीम डिनर में जाते हैं। डिनर पर पहुंचने के बाद बारम अपने लिए मीट ग्रिल कर रहा होता है। बारम के सामने एक लेडी बैठी होती है जो कि कोर्ट लेफ्टिनेंट होती है। उनका नाम होता है ली डांडी। डांडी बारम से टोंग ले लेती है और वो उसके लिए मीट ग्रिल करने लग जाती है। ओरियम डांडी से बोल रही होती है कि तुम काफी अमेजिंग हो, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम एक ताइक्वांडो प्लेयर रह चुकी हो। डांडी मुस्कुराकर बोल रही होती है कि मैंने कई सारे सीनियर्स को पीटा है, लेकिन मैं सिर्फ ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। वहीं पास में डोइन बैठी होती है, तो फिर वो डांडी से बोल रही होती है, मैंने सुना है कि तुमने कई सारे गार्ड से डील की है ताकि तुम यहाँ पर आकर हमारे इनोसेंट और हैंडसम जज से मिल सको। डांडी मुस्कुराकर बारियम की तरफ देखने लग जाती है। उससे बोल रही होती है कि तुम चिंता मत करो, अगर कोर्ट में कुछ भी होता है तो फिर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। क्या तुम्हें टेनिस खेलना आता है? अगर नहीं आता है तो फिर तुम मेरे साथ कल शाम को टेनिस क्लब में आओ, मैं तुम्हें टेनिस सिखा दूंगी। बारियन मना करता है और बोल रहा होता है कि मुझे आता है टेनिस खेलना। तभी एक और कलीग पूछ रहे होते हैं, क्या तुम में से कोई भी फुट वॉलीबॉल में इंटरेस्टेड है? उन कलीग का नाम होता है सासंग और वे कोर्ट क्लर्क होते हैं। तभी चीफ जज अपनी ग्लास उठाकर बोल रहे होते हैं कि मेरी ग्लास खाली है। तभी सासंग खड़ा होता है और वो चीफ जज की ग्लास को फिल कर रहा होता है। इसके बाद दोनों ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ ही देर बाद डोयन वहां से चली जाती है। डोयन के जाने के बाद सासंग बारियन के पास एक ग्लास लेकर जाता है अल्कोहल और उससे बोल रहा होता है कि तुम भी ड्रिंक करनी चाहिए, लेकिन वो मना कर देता है। फिर चीफ जज बोल रहे होते हैं कि तुम्हें ड्रिंक करनी चाहिए। तभी अचानक से चारियन खड़ी हो जाती है और बोल रही होती है कि मैं बारियन की जगह ड्रिंक कर लेती हूँ। और जैसे वो ग्लास लेने जा रही होती है तभी बारियन वो ग्लास ले लेता है और वो ड्रिंक कर लेता है। लेकिन एक ग्लास ड्रिंक करने के बाद ही बारियन काफी नशे में हो जाता है। तो फिर चीफ जज कह रहे होते हैं कि ये सोसाइटी में कैसे सर्वाइव करेगा अगर ये वुमेन के मुकाबले भी पी नहीं सकता है तो। शाह और यम चीफ जज से बोल रही होती है कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। चीफ जज कह रहे होते हैं कि तुम मेरे जूनियर हो, इस वजह से मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन जब भी तुम्हारे सीनियर कोई ऐसी बात बोले जिसमें कोई सेंस न माने तो भी तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए। फिर बारियन उठता है और वो चीफ जज से बोल रहा होता है, अगर आप चाहते हो कि आपके जूनियर आपको सपोर्ट करें तो फिर आपको ऐसी बात बोलनी चाहिए जिसमें कि सेंस हो। फिर शासन खड़ा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुला लेता हूँ। लेकिन बारियन मना करता है और बोल रहा होता है कि तुम दोनों हमसे काफी सीनियर हो, तुम्हें तो घर जाना चाहिए, क्या तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है? हम सारे कलीग्स हैं ना कि फ्रेंड है, हम ट्रायल के बाद काफी थक जाते हैं, तो फिर हमें घर जाने दिया जाए। ये सुनने के बाद चीफ जज कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। अगली सुबह बारियन ऑफिस पहुंचता है तो फिर चारों उनसे कह रही होती है, कल रात को तुम काफी इंप्रेसिव थे। बारियन पूछ रहा होता है क्या कल रात को कुछ हुआ है, लेकिन चारों मना कर देती है। फिर वो डिपार्टमेंट के क्लर्क को कॉल करती है और उन्हें ट्रायल की ट्रांसक्रिप्ट लाने के लिए बोलती है। जिस क्लर्क को कॉल करा होता है उनका नाम होता है युनजी यंग। बारियन चारों से कह रहा होता है कि क्लर्क को अपना स्टाइल चेंज करना पसंद नहीं दूसरे लोगों के लिए। फिर चारों बोल रही होती है कि ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है। ये कहकर वो काम करना स्टार्ट कर देती है और कुछ देर बाद वहाँ पर युनजिंग पहुँच जाती है ट्रांसक्रिप्ट लेकर। सारी ट्रांसक्रिप्ट देखने के बाद बारियन पूछ रहा होता है, क्या तुम कल वाला केस रिव्यू कर रही हो? चा और हम हाँ कहते हैं और बोल रही होती है, मुझे लगता है कि डिफेंडेंट ने अपना डेट पे कर दिया है। बारियन कह रहा होता है कि जो भी तुम डिसीजन सुनाओगी वो एविडेंस के बेस पे होगा, ना कि सिंपैथी के बेस पे। अगर उन्होंने डेट पे भी कर दिया है तो फिर उनकी गलती है कि उनने प्रोमिसरी नोट नहीं लिया। चारों बोल रही होती है, क्या तुम्हें पता है कि अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं और ना ही लिखते हैं, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सच्चाई के बजाय। फिर बारियन कह रहा होता है, मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हें सच्चाई का पता लगाना है तो फिर सबसे पहले तुम्हें एविडेंस की जरूरत पड़ेगी, और तुम शायद ऐसी पर्सन हो तुम उसको सपोर्ट करोगे जिसके पास एविडेंस ना हो। इसके बाद वो दोनों दोबारा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। शाम को उनके ऑफिस में बोवांग आता है और उन्हें टेनिस क्लब लेकर जाता है। क्लब में पहुंचने के बाद दो टीम बनती है। एक टीम में होते हैं बोवांग और चाओरियम, दूसरी टीम में दांडी और बारियन। फिर उनका मैच स्टार्ट होता है और आसानी से चाओरियम बोवांग जीत जाते हैं क्योंकि बारियम को टेनिस खेलना नहीं आता है। फिर वो दूसरा मैच स्टार्ट करते हैं तो फिर बारियन बॉल को हिट करने जा रहा होता है, लेकिन वो गलती से चाओरियम को हग कर लेता है। इस वजह से एम्बेरस होकर वो दोबारा बेंच पे जाकर बैठ जाता है। बाकी सभी वापस आ जाते हैं तो फिर जो चाओरियम होती है वो बारियन के साइड वाले बेंच पे बैठी होती है। बारियन देखता है कि दूसरे कोर्ट में कुछ लोग टेनिस खेल रहे होते हैं और जो उनकी बॉल होती है वो चाओरियम की तरफ आ रही होती है। उसे बचाने के लिए अपना फेस बीच में लिया आता है और जो बॉल होती है उसके फेस पर लग जाती है। बोवांग पूछ रहा होता है कि तुमने बॉल को अपने फेस से ब्लॉक क्यों किया जबकि तुम हाथों से कर सकते थे? बारियन कह रहा होता है कि मैं ब्लॉक नहीं कर रहा था बल्कि मेरा पैर फिसल गया था। अगली सुबह चाओरियम और बारियन दोनों ऑफिस में होते हैं। बारियन के फेस पर स्वेलिंग आ रखी होती है और वो चाओरियम की तरफ घूरकर देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद चाओरियन अपने कंप्यूटर की स्क्रीन देखकर मुस्कुराने लग जाती है। तभी बारियन खड़ा होता है और बोल रहा होता है, क्या तुम थकी नहीं हो? ये कहकर वो कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखता है और वहाँ पर केक्स की कई सारी फोटोज होती है। फिर वो कुछ भी नहीं कहता और ब्रेक के लिए बाहर चला जाता है। कॉफी पीने के बाद बारियन कोर्ट में जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि बाहर वो लेडी खड़ी नहीं होती जिसने कि उसे चांटा मारा होता है। लेकिन जैसे वो कोर्ट के अंदर पहुंचता है तो फिर वहाँ पर वो लेडी
चाओरियम के साथ बैठी होती है और उससे बात कर रही होती है। इसके बाद वो दोनों ऑफिस जाते हैं। बाहर चाओरियम से पूछ रहा होता है कि ये जितने भी ट्रांसक्रिप्ट है ये हमारे केस से रिलेटेड नहीं है, तो फिर तुम इन्हें रीड क्यों कर रही हो। चाओरियम कह रही होती है कि ये सारे ट्रांसक्रिप्ट उस लेडी के केस से रिलेटेड हैं जो कि बाहर अकेले प्रोटेस्ट कर रही है। कोर्ट की जजमेंट उनके घर पे भेजी गई थी, लेकिन जो उनके लैंडलॉर्ड का बेटा है उसने वो रिसीव करी थी और वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। इस वजह से ये उनका फॉल्ट नहीं है कि उन्होंने डेडलाइन को मिस किया है। बारन बोल रहा होता है कि ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बात इनअप्रोप्रिएट है कि तुम उनका फॉर्म फिल कर रही हो, वैसे भी उन्हें एक लॉयर की जरूरत पड़ेगी। चाओरियम मुस्कुराकर बोल रही होती है कि तुम इस चीज की चिंता मत करो। बारन कह रहा होता है कि अगर कोई भी काम तुम कर रही हो उसमें होल है तो फिर उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, भले तुम्हारी इंटेंशन अच्छी है या फिर नहीं। चाओरियम कुछ भी नहीं कहती और वो बाहर जाकर एक लॉयर को कॉल करती है ताकि उस लेडी का केस लड़ सके। बात करने के बाद वो जैसी ऑफिस पहुंचती है तभी वहां पर शासक पहुंच जाता है और वो चाओरियम से कह रहा होता है जैसा तुम चाहती हो वैसे हम काम नहीं कर सकते हैं। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से यून जी यंग रात भर काम करती रही। आपने हमसे बोला था कि हम उन डॉक्टर को कॉल करें जिनने की रिपोर्ट को सबमिट नहीं किया है, लेकिन ऐसे कई सारे डॉक्टर और जब भी हम उन्हें कॉल करते हैं तो फिर उनमें से आधे तो होते नहीं है। जब तक वो आते हैं तो फिर वहाँ पर दूसरे नहीं होते हैं। यून जंग नेचर की काफी अच्छी है, इस वजह से जो भी आप काम बोलती हो सारा काम करती है। वो एक सिंगल मॉम है, उनका एक 5 साल का बेटा भी है। घर जाने से पहले जब वो कोर्ट से बाहर निकलती है तो फिर उन्हें किंडरगार्टन जाना पड़ता है अपने बेटे को पिक करने के लिए। इसके बाद उन्हें घर का काम भी करना होता है। बिना किसी ब्रेक के वो रेगुलर काम करती हैं तो फिर आपको उनके बारे में सोचना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही वहाँ पर चीफ जज पहुंच जाते हैं और वो चाओरियम से गुस्से में पूछ रहे होते हैं क्या तुमने डिफेंडर को कॉल किया था। चाओरियम हाँ कहते और बोल रही होती है कि मैं कुछ चेक करना चाहती थी। चीफ जज बोल रहे होते हैं कि तुम एक जज हो, तुम्हें दोनों साइड की सुननी चाहिए एक ट्रायल में, तुम उन दोनों में से किसी को भी कॉल नहीं कर सकती हो। चाओरियम कह रही होती है मुझे लगता है कि डिफेंडेंट सच बोल रही है और जो दूसरी पार्टी है वो एक लोन शार्क की तरह है। चीफ जज बोल रहे होते हैं कि तुम्हें किस बेसिस पे लगता है कि प्लेंटिफ एक लोन शार्क है, तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। क्या तुम जानती भी हो कि तुम्हारे कॉल करने के बाद वो डिफेंडेंट दूसरी पार्टी से क्या बोल रही थी। अगर प्लेंटिफ ने केस को ड्रॉप नहीं करा तो फिर वो उल्टा उसके खिलाफ केस कर देगी, क्योंकि जो पैनल में बैठने वाले जज हैं उनमें से एक जज उनकी कजन है और वो तुम हो। आज सुबह प्लेंटिफ रोते हुए मेरे ऑफिस में आई और उन्होंने सारी बातें बताई मुझे। ये कहकर वो चले जाते हैं और उनके जाने के बाद चाओरियम बाहर जाती है और वो रो रही होती है। चुप होने के बाद वो ऑफिस में आती है और काम करना स्टार्ट कर देती है। रात को बोवंग ऑफिस पहुंचता है और वो उन दोनों के लिए खाने को कुछ लेकर आया होता है। खाना खाने के बाद अचानक से चाओरियम की नोज ब्लीड करने लग जाती है। बारियन उसे टिश्यू देता है और उससे बोल रहा होता है क्या तुम ऐसे पूरे वीक में काम करती रहोगी, तुम इतनी रेगुलर क्यों हो। जज बनना कोई शॉर्ट डिस्टेंस रेस नहीं है, बल्कि एक मैराथन है जो कि लाइफ टाइम तक चलेगी। अगर तुम ओवर वर्किंग से गिर जाओगी तो फिर पूरी टीम हर्ट होगी, इस वजह से तुम्हें घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। और ये कहने के बाद वो बोवांग के साथ वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम से वापस आने के बाद बारियन देखता है कि चाओरियम अभी भी काम कर रही होती है। बारियन गुस्से में बोल रहा होता है मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें घर जाना चाहिए। फिर चाओरियम कह रही होती है कि जब मैं कैलकुलेशन कंप्लीट कर दूंगी तो फिर मैं चली जाऊंगी। बारियन बोल रहा होता है कि इस केस में 33 डिफेंडेंट है तो फिर मैं इसे आधे घंटे में सॉल्व कर दूंगा एक सॉफ्टवेयर का यूज करके, तुम यहाँ से चली जाओ। चाओरियम उसकी बात मान जाती है और वहां से चली जाती है। अगली सुबह चाओरियम क्लर्क डिपार्टमेंट में जाती है और वहां पर शासंग यूनजियंग से माफी मांग रही होती है। वो दोनों से माफ कर देते हैं और चाओरियम वापस अपने ऑफिस चली जाती है। कुछ ही देर बाद वहां पर बोवांग पहुंचता है और वो कॉफी लेकर आया होता है, लेकिन वहां पर बारियम नहीं होता है। फिर बोवांग चाओरियम को कॉफी देता है और देख रहा होता है कि वो कंप्यूटर पे कुछ कैलकुलेशन देख रही होती है इनहेरिटेंस शेयर की। उसको देखने के बाद वो चाओरियम से कह रहा होता है कि ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। चाओरियम बोल रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि बारियम ने मुझसे कहा था कि ये सिर्फ 30 मिनट में हो जाएगी कोई सॉफ्टवेयर का यूज करके। बोवांग कह रहा होता है कि ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं है, वैसे भी कई सारे लॉ चेंज हुए हैं, तो फिर अगर मैं इस केस के स्केल को देखूं तो फिर करीबन 2 दिन लग जाएंगे इसे पूरा करने को। इस केस को देखकर मुझे सॉरी फील हो रहा है। और ये कहकर वो चला जाता है। फिर शाम को चाओरियम कोर्ट क्लर्क के साथ उनके फुट वॉलीबॉल मैच में पार्टिसिपेट करने के लिए जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर बारियम भी पहुंच जाता है। मैच खत्म होने के बाद वहाँ पर चाओरियम की आंट आती है, तो फिर चाओरियम बारियम को इंट्रोड्यूस करवाती है अपनी आंट से। सारी आंट बारियम को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। इसके बाद वो सारे खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद बारियम एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। चाओरियम भी बारियम के पास जाती है, उसे थैंक यू कह रही होती है। बारियम कह रहा होता है कि तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो इतना बड़ा काम नहीं था। चाओरियम मुस्कुराने लग जाती है और वो बारियम की तरफ घूरकर देख रही होती है। तभी बारियम एक पॉली बैग देता है चाओरियम को, जिसमें की मेडिसिन होती है। मेडिसिन को देखकर चाओरियम बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर वो याद कर रही होती है कि 2 दिन पहले जब बारियम उसे पूछने के लिए आया होता है क्या तुम थक गई हो, उस टाइम पर चाओरियम अपने कंप्यूटर में वो वीडियो देख रही होती है जिसमें की बारियम ने उसे बचाया होता है बॉल लगने से। और जैसे ही
बारियम वहाँ पर पहुँचता है तो फिर वो टैप को चेंज कर लेती है और वहाँ पर केक की फोटो आ जाती है। अचानक से चा और यम बारियम के करीब जाते हैं, उससे बोल रही होती है कि जब भी तुम मुझसे बात करते हो तो फिर मेरी आंखों में देखकर करा करो। बारियम काफी घबरा जाता है और वो दूर होकर बोल रहा होता है कि तुम्हें मुझसे दूर से ही बात करनी चाहिए। अगले दिन वो तीनों कोर्ट में होते हैं और वहाँ पर एक नया केस आया होता है। उस केस में एक लेडी ने एक रेस्टोरेंट ओनर के खिलाफ केस किया होता है। जो प्लेंटिव होती है वो जज से कह रही होती है कि जब मैं अपने बेटे के साथ रेस्टोरेंट में गई थी तो फिर वहाँ पर इनके स्टाफ मेंबर ने गलती से मेरे बेटे के फेस पर ग्रिल लगा दी थी। तभी रेस्टोरेंट ओनर खड़ा होकर बोल रहा होता है कि ये झूठ बोल रही है क्योंकि कोई भी मेडिकल रिपोर्ट नहीं है और ना ही इसका बेटा यहाँ पर आया है। फिर जो चीफ जज हांसे सांग होते हैं वो उनके बेटे की फोटोज चेक करते हैं और उसके फेस पर कोई भी दाग नहीं होता है। रेस्टोरेंट ओनर कह रहा होता है कि इसके बेटे के फेस पे कोई भी स्कार नहीं है तो फिर ये हमसे कैसे $5,000 की डिमांड कर सकती है, इसमें कोई सेंस नहीं है। यहाँ तक कि फर्स्ट ट्रायल अनाउंस होने के बाद इसने मेरे रेस्टोरेंट में पत्थर भी फेंके हैं। दोनों की बातें सुनने के बाद चीफ जज कह रहे होते हैं कि इस केस का कोई फैसला नहीं निकलेगा तो फिर तुम दोनों को सेटलमेंट कर लेनी चाहिए। ये कहने के बाद वो चले जाते हैं और जैसे ही वो अपने ऑफिस के पास पहुंचते हैं तो फिर वो चारों से बोल रहे होते हैं मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टी की गलती है, इस वजह से इस केस में सेटलमेंट हो जाए यही अच्छा है दोनों पार्टी के लिए। थोड़ी देर बाद चा और यम प्लेंटिव और डिफेंडेंट से मिलने के लिए जाती है और उन दोनों का सेटलमेंट हो जाता है। तभी चा और यम प्लेंटिव के फेस की ओर देखती है और वो जो सेटलमेंट के पेपर्स होते हैं उन्हें फाड़ देती है। फिर उन दोनों को बता रही होती है कि आपका ट्रायल दोबारा रीशेड्यूल किया जाएगा। इसके बाद वो चीफ जज के ऑफिस में जाती है और सारी बातें बता देती है। ये सुनने के बाद चीफ जज बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। फिर वो उसे डांट रहे होते हैं लेकिन चा और यम भी नहीं रुकती और वो उनसे लगातार बहस कर रही होती है। फिर वहाँ पर बारियम आता है और वो किसी तरीके से चा और यम को ऑफिस में लेकर जाता है। अगले दिन वो दोबारा ट्रायल स्टार्ट होता है तो फिर सबसे पहले डिफेंडेंट अपनी गवाही दे रहा होता है। वो अपने काउंटर पे होता है तभी उसे सोच नहीं देता है और वो वहाँ पर जाता है। वहाँ पर जो लेडी होती है वो लगातार हमारे स्टाफ मेंबर को डांट रही होती है। कुछ देर तक मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जब वो नहीं मानती तो फिर मैं बोलता हूँ कि पुलिस को कॉल कर लेना चाहिए। तभी वो लेडी अपने बेटे के साथ वहाँ से चली जाती है। इसकी बात सुनने के बाद जो चा और यम होती है वो स्टाफ मेंबर से पूछ रही होती है क्या आप कोरियन चाइनीज हो। स्टाफ मेंबर हाँ कहते और बता रही होती है कि 16 साल की उम्र में मुझे एक ब्रोकर यहाँ पर लेकर आया था और उसने मुझे एक फैमिली में भेज दिया। उस फैमिली में मेरी जबरदस्ती शादी हो गई और मैं दिन रात फार्म में काम करती रहती थी, यहाँ तक कि मेरे इन-लॉज भी मुझे पीटा करते थे। लेकिन उस लेडी के लिए मामूली बात होगी क्योंकि उसने ये कुछ सहन नहीं किया होगा। इन लेडी का बेटा इतना बड़ा है लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे हक किया कि वो एक छोटा बच्चा है। फिर इसके बाद चा और यम प्लेंटिव से पूछ रही होती है कि आपका बेटा यहाँ पर क्यों नहीं आया है और आपने ऐसा क्यों कहा था स्टाफ मेंबर से कि जो मेरा बेटा वो पहले से इंजर्ड है और आप उसे और इंजर्ड कर रही हो। अगर ये ज्यादा ही डिफिकल्ट है तो फिर आपको आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर रेस्टोरेंट ओनर बोल रहा होता है कि जो उनका बेटा है वो एक हाई स्कूलर है लेकिन वो अपनी मॉम से ऐसे चिपक रखा था कि वो छोटा बच्चा है, क्या वो मेंटली इल है। ये सुनते ही चीफ जज उसे डांटने लग जाते हैं। फिर जो प्लेंटिव होती है वो रोने लग जाती है और कह रही होती है कि हाँ मेरा बेटा मेंटली इल है। उस दिन मेरे बेटे के फेस पर स्कार नहीं आया था लेकिन वो तुम्हारे चिल्लाने की वजह से काफी डर गया था, इस वजह से उसने अपनी पैंट में टॉयलेट कर दिया था। भले वो सिर्फ उम्र बड़ा हुआ है लेकिन जो उसका माइंड है वो भी एक छोटे बच्चे की तरह है। इस वजह से स्कूल में उसका कोई भी दोस्त नहीं है और ना ही कोई उससे बात भी करता है, सारे लोग उससे दूर दूर भागते हैं। लेकिन मेरा बेटा झूठ बोलता है और कहता है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड है ताकि मैं खुश रहूं और उसके बारे में चिंता ना करूं। तभी जो स्टाफ मेंबर होती है वो सबसे बोल रही होती है कि हाँ मैंने गलती से उसके बेटे पे वो ग्रिल गिरा दी थी, मुझे डर था कि मेडिकल भी पे नहीं कर पाऊंगी, इस वजह से मैंने झूठ बोला। जब मैं अपने इन-लॉज का घर छोड़कर भागी थी तब मैं प्रेग्नेंट थी। अब मैं अपनी बेटी को खुद ही पाल पोष रही हूँ और उसे अस्थमा भी है और ये कहकर वो रोना स्टार्ट कर देती है। दोनों की बात सुनने के बाद जो रेस्टोरेंट ओनर होता है वो प्लेंटिव से सबके सामने कोर्ट में माफी मांगता है। बारियम अपने मन में कह रहा होता है कि आज मैं उन चीजों को नहीं देख पाया जिन्हें कि हम अपने हार्ट से देख सकते हैं लेकिन एक पर्सन देख पाई है। फिर प्लेंटिव केस को विड्रॉ करती है और वहां से चली जाती है। चीफ जज अपने ऑफिस में जाते हैं और अपनी रोब को देखकर याद कर रहे होते हैं कि जब उनके सीनियर ने पहली बार उन्हें रोब पहनाई होती है। उन सीनियर ने इन्हें समझाया होता है कि जज बनना वाकई में क्या होता है। चारों ने भी अपनी रोब अपने लॉकर में रख देती है और उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है और जो बारियम होता है वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है। जैसे ही चारों पीछे मुड़ती है तभी बारियम अपना काम करने लग जाता है। तो दोस्तों यही खत्म होता है ये पार्ट।